गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पेक्ट विजन। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद कर रहा हूं बहुत अच्छे होंगे। तैयारी वॉर लेवल पे चल रही होगी, आई कैन अंडरस्टैंड। ब्रह्मास्त्र की ये सीरीज चल रही है। इससे पहले जो ब्रह्मास्त्र का लेक्चर हमने कवर किया था, तो हमने सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के लिए वो लेक्चर बनाया था। तो आज जो हमारा दूसरा मॉड्यूल है, उसके ब्रह्मास्त्र को लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूँ, डायोड एप्लीकेशन। तो डायोड एप्लीकेशंस के लिए जो हमने डिजाइन किया है ब्रह्मास्त्र का लेक्चर, वो आज मैं लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। ठीक है बच्चों, तो विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले, लेट्स गो टू द कंटेंट। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले जो हमने सेमीकंडक्टर का ब्रह्मास्त्र आपको दिया था, आपने उसको उपयोग करने के क्रम में आप लग गए होंगे, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि हाँ, ब्रह्मास्त्र किन के लिए यूजफुल है। बेसिकली वो सबके लिए यूजफुल है कि अगर किसी की तैयारी काफ़ी अच्छी हो गई है, फिर भी वो अंतिम समय में एक रिवीजन के लिए और प्लस जो सेलेक्टिव क्वेश्चंस है, सेलेक्टेड क्वेश्चंस है, वो उसको वहाँ से हम देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। और बाकी जिनकी तैयारी नहीं अच्छी हो पाई है, उनके लिए भी ब्रह्मास्त्र काफ़ी उपयोगी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो इससे पहले सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो हमने देखा था, सेमीकंडक्टर एप्लीकेशंस, तो उसके ब्रह्मास्त्र को आप पढ़ रहे होंगे, रिवाइज कर रहे होंगे। ठीक है, तो अभी चलते हैं, हमारे सामने है डायोड एप्लीकेशंस। ठीक है, तो देखते हैं क्या कुछ है सॉरी, आज टंग ट्विस्ट काफ़ी हो रहे हैं। तो देखते हैं क्या कुछ है आज ब्रह्मास्त्र के अंदर। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट। Okay, so the first question is explain the working principle of a half wave rectifier. रेक्टिफायर का हमको पता है कि रेक्टिफायर एक सर्किट है जो AC को DC में कन्वर्ट करती है, करेक्ट। तो रेक्टिफायर सर्किट है हमारे पास दैट कन्वर्ट्स AC इनपुट वोल्टेज इनटू पल्सेटिंग DC। अब उसमें हाफ वेव रेक्टिफायर था, फुल वेव रेक्टिफायर था। फुल वेव, हाफ वेव का आपको पता है कि वो हाफ AC के साइनसोइडल वेव, जो साइनसोइडल वेव होता है उसका हाफ पार्ट ही वो कन्वर्ट करता है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर था, फिर फुल वेव रेक्टिफायर था। तो ये जो क्वेश्चन है रिलेटेड टू हाफ वेव रेक्टिफायर है। हाफ वेव रेक्टिफायर इज अ सिंपल सर्किट दैट कन्वर्ट्स AC इनपुट वोल्टेज इनटू पल्सेटिंग DC। ये सबको पता है कि भाई ये क्या करता है, AC को कन्वर्ट्स AC इनटू पल्सेटिंग DC आउटपुट वोल्टेज बाय अलाउइंग ओनली वन हाफ साइकिल। क्या है ये इंपॉर्टेंट है, बाय अलाउइंग ओनली वन हाफ साइकिल ऑफ द AC वेव फॉर्म, तभी इसका नाम है हाफ वेव रेक्टिफायर। दोनों होता है तो फुल वेव रेक्टिफायर। टू पास थ्रू व्हाइल ब्लॉकिंग अदर हाफ साइकिल, दूसरे वाले हाफ साइकिल को ये ब्लॉक करता है। द कोर कंपोनेंट ऑफ ए हाफ वेव रेक्टिफायर इज अ सिंगल डायोड कनेक्टेड इन सीरीज विद AC सोर्स। सिंगल डायोड कनेक्टेड विद सीरीज इन AC सोर्स एंड अ लोड रेसिस्टर ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होता है कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो AC इनपुट डायोड क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा। तो वो क्या करता है, करंट को अलाउ करता है फ्लो थ्रू इट एंड द लोड रेसिस्टर रिजल्टिंग ए पॉजिटिव वोल्टेज अक्रॉस द लोड। पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो उसमें वो डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है तो करंट फ्लो होता है। लेकिन नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होता है, वही सेम डायोड रिवर्स बायस में हो जाता है। तो वो उस केस में क्या करता है कि बहुत हाई रेसिस्टेंस वो प्रोवाइड करता है उस सर्किट में, और इसकी वजह से वो जो लोड रेसिस्टेंस है उस पर करंट नहीं जा पाता है। द आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस द लोड रेसिस्टर इज दस ए सीरीज ऑफ पॉजिटिव पल्सेज सेपरेटेड बाय पीरियड्स ऑफ जीरो वोल्टेज। तो क्या होता है, हाई रेसिस्टेंस होता है एंड इफेक्टिवली ब्लॉकिंग द करंट फ्लो होने ही नहीं देता है। कॉन्सिक्वेंटली इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है, इसका क्या प्रभाव है, नो वोल्टेज अपीयर्स अक्रॉस द लोड रेसिस्टर। लोड रेसिस्टर पे कोई भी वोल्टेज नहीं दिखता है ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल। तो अब हमको क्या हुआ कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में तो वोल्टेज मिला, ये हमारा AC था, ये हमारा DC था। पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो वोल्टेज था वो ऐसा है, नेगेटिव हाफ साइकिल में कोई वोल्टेज नहीं है, यहाँ से यहाँ तक कोई वोल्टेज नहीं है। ठीक है, ये हमारा AC था, ये हमारा DC है। तो इसके लिए लिखा कि द आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस द लोड रेसिस्टर, अगर हम पूरा आउटपुट वोल्टेज देखें, दस सीरीज ऑफ पॉजिटिव पल्सेस सेपरेटेड बाय
पीरियड्स ऑफ जीरो वोल्टेज, मतलब ऐसा ऐसा पॉजिटिव वोल्टेज का पल्स होता है और सेपरेटेड बाय जीरो वोल्टेज, मतलब टिक टिक ऐसा कुछ। अगर इसको और छोटे में देखें तो ऐसे आएगा वोल्टेज, फिर जीरो, फिर ऐसे, फिर जीरो, फिर ऐसे। इसी को बोल रहा है कि ये सीरीज ऑफ पॉजिटिव पल्सेज है और बीच बीच में क्या है, सेपरेटेड बाय पीरियड्स ऑफ जीरो वोल्टेज। ठीक है, इसका डायग्राम देखते हैं कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होता है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये हमने दिया, ये प्लस, तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में यहाँ से क्या होगा, हाँ ये शॉर्ट सर्किट हो गया, यहाँ पे एक डायोड था बेसिकली, तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया। और यहाँ पे नेगेटिव हाफ साइकिल में ये ओपन सर्किट हो गया। ठीक है, तो लोड पे कोई करंट नहीं है, यहाँ पे लोड पे है, तो यहाँ क्या है, यहाँ वोल्टेज मिला, और यहाँ क्या है, वोल्टेज नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। ये ऐसे दिखा सकते हैं। इसके बाद ये यहाँ इस पार्ट में कोई भी वोल्टेज नहीं है, जीरो वोल्टेज है। ठीक है, यहाँ जीरो वोल्टेज है। ओके, दूसरा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव के बाद हमने फुल वेव भी पढ़ा था, तो फुल वेव रेक्टिफायर है। फुल वेव रेक्टिफायर में भी दो है, ब्रिज टाइप और सेंटर टैप। तो ये सेंटर टैप है, तो सेंटर टैप का ये डायग्राम है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल हमको बताना, ये क्वेश्चन था। तो इन सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर सेंटर टैप ट्रांसफार्मर इज यूज, एक ट्रांसफार्मर यूज होता है जिसको सेंटर टैप बोलते हैं। हियर इज द सिंपल सर्किट डायग्राम, ये सर्किट डायग्राम है। इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ये एरिया क्या है, ये एरिया एक ट्रांसफार्मर है। अभी इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, इसको अभी छोड़ते हैं। ये एरिया पहले देखो क्या है, ये एरिया यहाँ से यहाँ देखो, ये ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का कॉइल कोर, ये यहाँ से यहाँ तक एक ट्रांसफार्मर है। ठीक है, ऊपर में एक डायोड लगा और यहाँ पे एक सेंटर टैप लगा और नीचे में भी एक डायोड लगा, इधर रेसिस्टेंस लगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल का है और ये नेगेटिव हाफ साइकिल का। ठीक है, तो जब यहाँ पे हम पॉजिटिव, यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई जब देते हैं, यहाँ से जब पहले बार में पॉजिटिव सप्लाई अगर देंगे तो ये उस टाइम D1 ऑन हो जाएगा। D1 ऑन होगा, इस तरीके से करंट यहाँ I1 फ्लो होगा, यहाँ इसके थ्रू फ्लो होगा, फिर यहाँ जाके वो करंट ग्राउंड हो जाएगा। ठीक है, जब नेगेटिव हाफ साइकिल करेंगे तो उस टाइम D1 बंद रहेगा, D2 चालू रहेगा, तो भी करंट यहाँ से I2 जाएगा और फिर इधर से I2 फ्लो होके चला जाएगा। मतलब R1 के अक्रॉस हमेशा करंट रहेगा, R1 के अक्रॉस करंट हमेशा ही रहेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका फंडा था। ठीक है, आगे भी देखते हैं। ये डायग्राम अगर आपको समझ में आ जाए तब यहाँ एक्सप्लेन करने के लिए कि पॉजिटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल द एसी इनपुट डायोड D1 इज फॉरवर्ड बायस और करंट कंडक्ट करता है, द D2 इज इन रिवर्स बायस एंड डज नॉट कंडक्ट। सही बात है, D2 यहाँ पे कंडक्ट नहीं करेगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये कंडक्ट करेगा, ये नहीं कंडक्ट करेगा क्योंकि यहाँ पे निगेटिव आएगा, निगेटिव की वजह से ये रिवर्स बायस में होगा। करंट फ्लो थ्रू द लोड रेसिस्टेंस R1 इन वन डायरेक्शन, ये उसी डायरेक्शन में, तो करंट का डायरेक्शन हमेशा ऐसा ही रहे, ऐसा ही है। यहाँ पे करंट हमेशा इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो जाएगा। नेगेटिव हाफ साइकिल होगा तो इस टाइम क्या होगा कि D1 रिवर्स बायस में होगा, D2 फॉरवर्ड बायस में होगा। ठीक है, तो करंट फिर से रेसिस्टेंस पे आर लोड पे करंट फ्लो करेगा, लेकिन सेम डायरेक्शन में, जैसा पॉजिटिव हाफ साइकिल था वैसा ही नेगेटिव हाफ साइकिल में भी करेगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या आपको मिलेगा, यहाँ पे R1 में भी गया, देखो यहाँ पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी यहाँ पे करंट गया, नेगेटिव हाफ साइकिल में भी यहाँ पे करंट गया, मतलब नेगेटिव हाफ साइकिल में भी उसी डायरेक्शन में वोल्टेज हुआ, तो आपको वहां यहाँ जो आउटपुट मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा, ऐसा आउटपुट आपको मिलेगा क्योंकि नेगेटिव में भी गया और पॉजिटिव में भी गया। ठीक है, ओके। डिस्क्राइब द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर। अब हमने अभी सेंटर टैप पढ़ा, तो अभी ब्रिज है, तो ब्रिज का सर्किट डायग्राम देखो, तो ये ब्रिज का सर्किट डायग्राम है। यहाँ भी एक बार पॉजिटिव हाफ साइकिल में इसका देखेंगे प्रिंसिपल, पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल होगा, और ये RL है, ये इसका डायग्राम है। ये ब्रिज जैसा है इसलिए इसको ब्रिज बोलते हैं। यहाँ से A से B, A C B D ऐसे करके ये कनेक्टेड है, 4 डायोड है इसमें और एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है, लोड रेसिस्टेंस। ठीक है, ये इसका डायग्राम हो गया।
इसके पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होता है देखते हैं। ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल एसी इनपुट डायोड D1 एंड D3 आर फॉरवर्ड बायस एंड कंडक्ट करंट। D2 और D4 क्या होगा, रिवर्स बायस में होगा। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करें तो जब यहाँ प्लस होगा यहाँ माइनस होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो यहाँ से एक करंट फ्लो होना शुरू होगा, वो जाएगा। अभी ये क्या है, ये इस समय कंडक्ट करेगा, ठीक है, ये डायोड ऑन रहेगा, ठीक है, यहाँ से फिर करंट जाएगा, फिर ये डायोड भी ऑन रहेगा पॉजिटिव हाफ साइकिल में, ठीक है, और ये ऑफ रहेगा, ऑफ, ये भी ऑफ। तो सर करंट कुछ ऐसा फ्लो होगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा और फिर यहाँ आ जाएगा। मतलब क्या है कि आरएल में एक करंट फ्लो होगा, ठीक है, आरएल में एक करंट फ्लो होगा पॉजिटिव हाफ साइकिल में। जब नेगेटिव हाफ साइकिल करेंगे, अगर आप नेगेटिव हाफ साइकिल करो तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ से एक दूसरा करंट फ्लो होगा, ठीक है, सपोज इसको I2 बोलते हैं, इसको I1 बोलते हैं अगर, ठीक है। तो जो I2 फ्लो होगा इस टाइम पे क्या होगा, अगर आप देखो तो ये चूंकि पॉजिटिव है, एक्चुअली गलत डायरेक्शन हो गया, चूंकि ये पॉजिटिव है ना तो करंट यहाँ से फ्लो होगा, ठीक है, I2 इधर से फ्लो होना चालू होगा, ठीक है, इसको I1 करो। अब यहाँ से करंट फ्लो होगा तो इस टाइम ये ऑन रहेगा, सॉरी ये ऑफ रहेगा, ये ऑन रहेगा, फिर यहाँ से करंट जाएगा, यहाँ से करंट ऐसे, यहाँ से करंट फिर इसी डायरेक्शन में करंट जा रहा है और ये भी ऑन हो जाएगा, इस डायरेक्शन में करंट जाके इधर निकल जाएगा और ये ऑफ रहेगा, ठीक है। तो मैंने रेड से दिखाया है पॉजिटिव हाफ साइकिल, सब उल्टा लिख दे, अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या है, येलो से लिखा है पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल, और इससे लिखा है, रेड से लिखा है नेगेटिव हाफ साइकिल। तो आपको पता लग जाएगा कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है। ये डायग्राम में मैंने आपको समझा दिया, सेम थ्योरी है यहाँ पे कि नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा कि भैया D2 एंड D4 फॉरवर्ड बायस में होगा और D1 D3 रिवर्स बायस में होगा। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ऑलवेज आरएल में सेम डायरेक्शन होगा, सिंगल डायरेक्शन, लोड रेसिस्टेंस पे हमेशा एक ही डायरेक्शन में करंट जाएगा। तो इसके वजह से क्या होगा कि जो आउटपुट हमारा आएगा, अगर आप इसमें भी देखो, इसका भी जो आउटपुट अगर आपको मिलेगा तो वो कुछ ऐसा ही मिलेगा, इसमें भी ये सेम डायरेक्शन में ही बनेगा, ये भी आउटपुट आरएल के थ्रू वैसा ही मिलेगा, ठीक है। ओके, derive the expression for average output voltage of a full bridge full wave rectifier with a sinusoidal input voltage, ठीक है। तो during each half cycle of the input the output voltage is a half sinusoidal। each half cycle में क्या होगा, इनपुट का each half cycle अगर देखेंगे, पॉजिटिव हाफ साइकिल देखो या नेगेटिव हाफ साइकिल देखो, हर एक में क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, हाफ साइनोसॉइडल विद ए पीक वोल्टेज ऑफ Vm फॉर आइडियल डायोड। Since both half cycle contribute to the positive output, the average DC output voltage is twice the average voltage of AC। देखो AC में क्या है कि यहाँ पे अगर हम इनपुट की बात करें, यहाँ क्या बोलना चाह रहा है ये कि इनपुट में हमारा क्या होता है, ये वोल्टेज ऐसे चलता है, तो एवरेज इसका लिए तो पॉजिटिव भी हो रहा है, नेगेटिव भी हो रहा है, लेकिन जो इसका आउटपुट होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो अगर मीन लाइन खोजे, अगर हम एक बीच का लाइन निकाले तो यहाँ की लाइन यहाँ आएगी, लेकिन यहाँ पे ये लाइन यहाँ आएगी, है ना, ये शिफ्ट करेगा ना, तो ये जो Vm होगा यहाँ, ये इसके डबल होगा, मतलब इसका एवरेज जो वोल्टेज होगा, इसका एवरेज वोल्टेज, क्योंकि हर बार ये पॉजिटिव है ना, ये हर बार पॉजिटिव है तो इसका एवरेज नेगेटिव तो है ही नहीं। अब उसमें क्या था, -2 + 2 -2 + 2, तो सब बराबर हो गया, यहाँ +2 + 2 + 2, तो एवरेज ऑब्वियसली इसका ज्यादा होगा। देयरफॉर द DC एवरेज DC आउटपुट वोल्टेज ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर विद डायोड, ठीक है, तो आइडियल डायोड का जो फुल वेव रेक्टिफायर होगा, ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो ड्यूरिंग ईच पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल का जैसे हम देख रहे थे, ठीक है,
द एवरेज डीसी आउटपुट वोल्टेज ऑफ ए फुल वेव रेक्टिफायर डायोड। तो आइडियल डायोड का अगर हम देखें तो यहाँ पे जो एवरेज होगा वो Vm/2, ठीक है। और इस केस में ये जो हमारा एवरेज आएगा वो Vm/2 ही आएगा, ठीक है। What is the peak inverse voltage rating required for each diode in a bridge full wave rectifier circuit when two, क्या है कि peak inverse voltage rating required for each diode in a bridge full wave rectifier। तो when two diode in a bridge rectifier are conducting, the other two are, अगर bridge diode में क्या होता है कि जब दो डायोड आपके कंडक्ट कर रहे हैं, जब आपके दो डायोड कंडक्ट करते हैं तो क्या होता है, अदर टू आर रिवर्स बायस, बाकी के जो दो होते हैं वो रिवर्स बायस में होते हैं। द मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज अक्रॉस अ नॉन कंडक्टिंग डायोड अकर्स, तो क्या है कि दो कंडक्टिंग में तो दो रिवर्स बायस में सही है। द मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज अक्रॉस अ नॉन कंडक्टिंग डायोड अकर्स व्हेन द इनपुट एसी वोल्टेज इज एट इट्स पीक वैल्यू, सही बात है। रेक्टिफायर सर्किट मस्ट हैव अ PIV रेटिंग ऑफ एटलीस्ट Vm। देखो बोलने का क्या मतलब है कि पीक जैसे मान लो इनपुट का एक वोल्टेज है कि चलो इनपुट जो है वो Vm दे रहा है, ठीक है। उसका जो पीक इनवर्स वोल्टेज ये होता है या ये, ठीक है। मान लो कि Vm यहाँ सॉरी मैक्सिमम वोल्टेज ये होता है, ये मैक्सिमम वोल्टेज है। तो क्या बोल रहा है कि व्हेन टू डायोड इन ब्रिज रेक्टिफायर कंडक्टिंग करते, दो डायोड तो कंडक्ट कर रहे हैं तो उसके अक्रॉस तो वोल्टेज रुक नहीं रहा है, वो तो आगे ट्रांसफर हो जा रहा है। लेकिन जो ओपन स्टेट में है उसके अक्रॉस तो वोल्टेज है ना, उसके अक्रॉस एक वोल्टेज है, ठीक है। अब क्या है कि एट दिस इंस्टेंट द रिवर्स वोल्टेज अक्रॉस ईच नॉन कंडक्टिंग डायोड इज इक्वल टू द पीक इनपुट वोल्टेज। तो जो नॉन कंडक्टिंग डायोड्स हैं वो तो ओपन है, अभी हमने जो देखा कुछ देर पहले नॉन कंडक्टिंग डायोड्स जो हमारे थे वो ओपन थे उस टाइम पे, ठीक है। इस टाइम पे ये जो डायोड ओपन होगा तो यहाँ पे एक इसके क्रॉस एक वोल्टेज होगा, तब भी ये ओपन है। तो ये डायोड में इतनी शक्ति तो होनी चाहिए ना कि इतने वोल्टेज को भी सह ले वो, और फिर भी बोले कि नहीं नहीं मैं ओपन हूँ, मैं नहीं कंडक्ट करूँगा, मतलब डायोड जलना नहीं चाहिए। तो इसकी कैपेसिटी इतनी तो जरूर होनी चाहिए कि वो, इसकी कैपेसिटी इतनी होनी चाहिए देयरफॉर ईच डायोड इन ए ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर मस्ट हैव PIV रेटिंग ऑफ एटलीस्ट Vm तक तो होना चाहिए कि Vm तक के भार को वो सह पाए कि हम नहीं ओपन भी रह सकते हैं। मान लो कि उसका रेटिंग ही इतना नहीं है और वहां से हम वोल्टेज दे देंगे तो फॉरवर्ड बायस में तो चला ही गया। जो फॉरवर्ड बायस में क्या है कि वो तो ठीक है, जो लेकिन जो रिवर्स बायस है उसको भी अगर Vm वोल्टेज ज्यादा मिल जाएगा तो वो भी जल सकता है ना, कंडक्टिंग हो सकता है, ब्रेकडाउन हो सकता है, ठीक है। तो वो नहीं होना चाहिए। What are the advantage of a full wave rectifier over a center tap? अब देखो फुल वेव रेक्टिफायर में दो है, ब्रिज और से, तो दोनों में क्या डिफरेंस है ये हमारा क्वेश्चन है। द ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर ऑफर सेवरल एडवांटेज। क्या क्या एडवांटेज है? हाइयर आउटपुट वोल्टेज, अगर आउटपुट वोल्टेज देखो तो ब्रिज रेक्टिफायर में आपको ज्यादा आउटपुट वोल्टेज मिलेगा फॉर द सेम इनपुट ट्रांसफार्मर सेकेंडरी वोल्टेज पीक Vm। द ब्रिज रेक्टिफायर प्रोवाइड्स ए हाइयर पीक आउटपुट वोल्टेज, यहाँ पे आपको ज्यादा हाइयर वोल्टेज मिलेगा एज कंपेयर टू सेंटर टैप रेक्टिफायर, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या है, इसका DC आउटपुट वोल्टेज भी, एवरेज DC आउटपुट वोल्टेज भी आपका ज्यादा रहेगा, ठीक है। ठीक है, इसको थोड़ा सा करेक्ट करते हैं। ये जो वोल्टेज आपका आएगा ठीक है 2 Vm/पाई आएगा इसका एवरेज, ठीक है। लोअर PIV रेटिंग ऑफ ए डायोड, पीक इनवर्स वोल्टेज क्या है डायोड का, फॉर द सेम पीक आउटपुट वोल्टेज द डायोड इन ए ब्रिज रेक्टिफायर रिक्वायर्स ए लोअर PIV रेटिंग Vm एज कंपेयर टू द सेंटर टैप। सेंटर टैप में हमको इतना PIV चाहिए, यहाँ पे
Vm चलेगा। नो सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर रिक्वायर्ड, सेंटर टैप नहीं रहेगा तो सेंटर टैप में क्या है, एडिशनल तो वो ट्रांसफॉर्मर भी चाहिए ना, तो इसलिए हम ब्रिज रेक्टिफायर को ज़्यादा इफिशियंट मानते हैं। वाई द फिल्टर्स आर यूज इन रेक्टिफायर सर्किट, ऐसा रेक्टिफाइंग हो जाता है उसका फिल्टर क्यों यूज करते हैं वो क्वेश्चन है। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ यूजिंग अ फिल्टर, फिल्टर का प्राइमरी यूज क्या है। फिल्टर का प्राइमरी यूज क्या है कि देखो रेक्टिफायर भी जब आपने किया, ये रेक्टिफायर का जो आउटपुट निकला अगर फुल वेव भी है तो ऐसा 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 निकला, लेकिन एक्चुअल डीसी ऐसा होता है। ये जो रिपल्स आया, ये जो रिपल्स आया, ये रिपल्स हमको नहीं चाहिए, ठीक है। फिल्टर्स आर यूज्ड इन, इसी के लिए हम फिल्टर यूज करते हैं बेसिकली। फिल्टर्स आर यूज्ड इन रेक्टिफायर सर्किट टू रिड्यूस द एसी रिपल कंटेंट, ये जो रिपल कंटेंट है उसको हम हटाना चाहते हैं इन द पल्सेटिंग डीसी आउटपुट वोल्टेज एंड प्रोड्यूस ए स्मूथर मोर कांस्टेंट, हमको मोर कांस्टेंट और स्मूथर डीसी वोल्टेज चाहिए। द आउटपुट ऑफ ए रेक्टिफायर वेदर हाफ वेव और फुल वेव इज नॉट प्योर डीसी बट कंटेन्स सिग्निफिकेंट वेरिएशन एट द रिपल फ्रीक्वेंसी। रेक्टिफायर का आउटपुट तो परमानेंट डीसी होता नहीं है। The frequency of pulsating component, the primary goal of using a filter to minimize this unwanted AC component, हम नहीं चाहते हैं, हम ये ऐसे से ripples भी नहीं चाहते हैं, these are the unwanted ripple content, so we also want to remove that ripple content. तो obtain a DC voltage with minimal fluctuation, मतलब minimum, minimal का मतलब minimum ही होता है, मतलब कम से कम fluctuations हो, making it suitable for powering most electronic device, क्योंकि electronic device are very sensitive devices, तो अगर उनको तुम फ्लक्चुएट करते हुए पावर दे दोगे तो वो फूक सकते हैं, जल सकते हैं। इसके लिए हमको एक कांस्टेंट डीसी चाहिए और कांस्टेंट डीसी के लिए हमको फिल्टर्स यूज करना पड़ता है, ठीक है। डिस्क्राइब द ऑपरेशन ऑफ ए कैपेसिटर फिल्टर कनेक्टेड एट द आउटपुट ऑफ ए रेक्टिफायर, ठीक है। तो अगर इसमें देखें कैपेसिटर फिल्टर क्या है, इसके बारे में ये लिखना है आपको कि कैपेसिटर फिल्टर इज अ कॉमन एंड सिंपल टाइप ऑफ फिल्टर यूज्ड विद रेक्टिफायर सर्किट। It is typically connected in parallel, ये दिमाग में रखना, in parallel with the load resistance at the output of rectifier. अब during the conducting portion of the rectifier's output cycle, the capacitor charges up to approximately the peak value of the rectified voltage. क्योंकि क्या है कि अगर आप लोड के, सपोज आपका जो लोड है उसके पैरेलल में अगर आप कैपेसिटर लगा रहे हो, ठीक है, यहाँ पे कैपेसिटर लगा रहे हो तो जितना यहाँ पे वोल्टेज आएगा प्लस माइनस वी एल, तो उससे वो कैपेसिटर भी तो चार्ज हो जाएगा ना, पैरेलल ही है तो कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। और जब रेक्टिफायर आउटपुट स्टार्ट्स टू डिक्रीज बिटवीन द पीक, क्योंकि ये बीच का तो एक टाइम आएगा ना जब ये कैपेसिटर, ये इसका आउटपुट वोल्टेज रेक्टिफायर का डिक्रीज करेगा, उस टाइम पे क्या होगा कि द डायोड बिकम रिवर्स बायस एंड स्टॉप कंडक्टिंग, the charge capacitor then begins to discharge through the load resistor, providing current to the load and maintaining a voltage across it. This discharging continues until the next peak of rectified voltage comes, at which point the diode conduct again, recharge the capacitor thus smooths out the pulsating DC voltage by shortening energy during the peaks and releasing during the troughs, resulting into DC voltage with a reduced ripple. देखो ये तो आपको पढ़ के लिखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ बेसिकली क्या था कि हमने, अब देखो यहाँ पे हमको हमारा मेन प्रॉब्लम क्या था, अगर देखें कि हमारा मेन प्रॉब्लम तो यही था ना कि अब समझो हमारा मेन प्रॉब्लम क्या था, हमारा मेन प्रॉब्लम था कि चलो ये जो रिपल्स आ रहे हैं ना इसको हटाना, यही फिल्टर का मेन काम है ना कि हमको ये रिपल नहीं चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं मान के चलूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये हमने कैपेसिटर एक लगाया, तो जब ये आउटपुट में वोल्टेज आया तो कैपेसिटर भी चार्ज हो गया, ठीक है। और वो एक टाइम था जब क्या हुआ कि अब वो डायोड रिवर्स बायस में होने वाला है, दूसरा वाला डायोड कंडक्ट होने वाला है, वो बीच का एक टाइम है, तो वो टाइम पे हमको हमारा साथ कौन देगा, कैपेसिटर, क्योंकि उस टाइम पे अगर पावर बंद हो रहा है, स्विच हो रहा है, तो ये फुल वेव में बता रहा हूँ, हाफ वेव में भी होता है, फुल वेव में भी। तो फुल वेव की अगर बात करें तो यहाँ पे जैसे ये अभी हो के डाउन हो रहा था, पॉजिटिव से निगेटिव हाफ साइकिल आया, पॉजिटिव हाफ साइकिल में सब ठीक था, निगेटिव हाफ साइकिल में वो डायोड अब बंद होने लगा, तो जैसे वो डायोड बंद हो गया तो ये उस टाइम के लिए कैपेसिटर ने हैंडल कर लिया, कैपेसिटर तो चार्ज है,
वो जब आया तो भर लिया आपने अंदर चार्ज, और जैसे ही पावर नहीं मिल रहा है लोड को, लोड रेजिस्टेंस को कोई करंट नहीं जा रहा है, तो वो अपना करंट दे देता है, जिसकी वजह से कुछ इस तरीके का वोल्टेज इसको मिलने लगता है। और फिर अच्छा, अब तब तक क्या है, दूसरा ये वाला साइकिल आ जाता है, तो ये वाला साइकिल फिर ऊपर उठा देता है उसको, फिर ये नीचे वाला कैपेसिटर, वो स्विचिंग होता है तो नीचे वाला थोड़ा कैपेसिटर की वजह से होता है, फिर ऐसा। तो ये देखो, इससे इसमें रिपल कम है। अगर हाफ वेव में कंपेयर करो तो ये ऐसा ऐसा हाफ वेव होता है। तो इसमें क्या है कि जब ये हाफ वेव है, जब चल रहा है तब तक चल रहा है, जब नहीं है तो कैपेसिटर फिर इसको चलाएगा, ऐसे करके कैपेसिटर चलाएगा, फिर ये हाफ दूसरा आ गया तो ऐसे चलाएगा। तो यहाँ भी देखो रिपल कम है। तो कैपेसिटर का मतलब ये पैरेलली में रहेगा, वो जब खुद चार्ज हो जाएगा, जब लोड को कोई करंट नहीं देगा तब वो करंट प्रोवाइड करेगा, और उसके पास जितना वो करेगा तब तक दूसरा साइकिल आ जाएगा। तो बीच के गैप को फिल करने के लिए वो कैपेसिटर वहाँ यूज होता है बेसिकली, ठीक है। ओके, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिपल फैक्टर फॉर ए रेक्टिफायर आउटपुट एंड हाउ इट इज अफेक्टेड बाय अ कैपेसिटर। Explain the concept of ripple factor for a rectifier output and how it is affected by a capacitor filter. The ripple factor is a measure of the amount of AC ripple present. आपको पता है कि रिपल तो वही है, ठीक है। DC output of a rectifier. It is defined as the ratio of the RMS value of the AC ripple voltage to the average DC voltage. A smaller ripple factor, अगर smaller ripple factor होगा तो क्या होगा, ripple factor अगर कम है तो smoother DC होगा। A capacitor filter significantly reduce the ripple factor of rectifier output. अभी हमने देखा कैपेसिटर फिल्टर कैसे कम करता है। Without a filter, the ripple factor for a full wave rectifier is approximately 0.48. When a capacitor is added, the capacitor charges to near the peak voltage and the discharge partially between the peaks. वही बताया ना, near the peak कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, जब पीक है तो वो चार्ज हो जाएगा, और जैसे ही वो डाउन होने लगा तो दो पीक के बीच में जो डाउन का एरिया आएगा उस टाइम में कैपेसिटर उसको प्रोवाइड कर देगा। तो ये रिपल फैक्टर को कम कर देता है। अगर नहीं लगाएंगे तो लगभग 0.48 रिपल फैक्टर होगा। इससे क्या है, ये रिड्यूस करता है वेरिएशन इन द आउटपुट वोल्टेज रिजल्टिंग इन ए मच स्मॉलर आरएमएस रिपल वोल्टेज एंड ए हायर एवरेज डीसी वोल्टेज, दस सिग्निफिकेंटली लोअर द रिपल फैक्टर। तो ये रिपल फैक्टर को काफी कम कर देता है। द रिपल फैक्टर ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर विद ए कैपेसिटर फिल्टर अगर आप लगा देंगे तो ये अराउंड इतना हो जाता है। ये सही से यहाँ पे थोड़ा टाइपो है, ठीक है, ये ठीक है। यहाँ पे क्या, F इज द रिपल फ्रीक्वेंसी और ये CR है, CR, ठीक है। तो ये कैपेसिटर CR क्या है, फिल्टर कैपेसिटेंस, एंड R1 क्या है, लोड रेसिस्टेंस। दस इक्वेशन शोज द इंक्रीजिंग CL ऑफ, अगर हम इंक्रीज करेंगे इसको और डिक्रीज करेंगे रिपल फैक्टर, ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी को इसको करेंगे तो हमारा रिपल फैक्टर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, मतलब उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ ए जीना डायोड इज यूज्ड इन ए सिंपल वोल्टेज रेगुलेटर। अब जीना डायोड हमको यहाँ इस वाले यूनिट में वोल्टेज रेगुलेटर हमने सेमीकंडक्टर में भी पढ़ा था थोड़ा, यहाँ भी है हमारे कोर्स में। तो एक्सप्लेन अ जीना डायोड यूज्ड इन सिंपल वोल्टेज रेगुलेटर, इंक्लूड द रोल्स ऑफ जीना डायोड एंड द सीरीज रेसिस्टर, ठीक है। जीना डायोड से वोल्टेज रेगुलेटर कैसे बनाते हैं उसके बारे में ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें समझना है कि जीना डायोड कैन बी यूज्ड टू क्रिएट ए सिंपल वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट टू मेंटेन ए नियरली कांस्टेंट। हमने पढ़ा था कल अपने लास्ट लेक्चर में भी कि जो जीना डायोड है उसमें जीनर ब्रेकडाउन होता है तो वोल्टेज कांस्टेंट हो जाता है, थोड़ा भी वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बहुत बढ़ेगा, और एक लिमिट पे जाके वोल्टेज वीजेड कांस्टेंट हो जाता है और करंट बढ़ने लगता है। तो वही जीनर ब्रेकडाउन का मैकेनिज्म ही जीनर वोल्टेज रेगुलेटर में यूज होता है, ठीक है। तो a Zener diode can be used to create a simple voltage regulator circuit to maintain a nearly constant output voltage across a load. नट सेल में अगर हम बात करें तो यही है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वो आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट होना चाहिए एक लोड के अक्रॉस,
डिस्पाइट वेरिएशन इन द इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज में कुछ भी वेरिएशन हो जाए, यहाँ से अगर हमने एक इनपुट वोल्टेज लगाया और यहाँ पे एक लोड रेसिस्टेंस लगाया, तो यहाँ का वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, ये चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। द सर्किट टिपिकली कंसिस्ट ऑफ ए जीना डायोड कनेक्टेड इन पैरेलल विद द लोड रेसिस्टेंस RL and a series current limiting resistance RS between the unregulated input voltage and the Zener diode load combination। मतलब यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लगता है, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लगाएंगे, या यहाँ पे एक हम Zener डायोड का सिंबल आपको पता ही है, ठीक है, यहाँ पे एक Zener डायोड लगाएंगे, ठीक है। रोल ऑफ द जीना डायोड, द जीना डायोड क्या करेगा, रिवर्स बायस में ऑपरेट करता है। इन दिस रीजन द वोल्टेज अक्रॉस द जीना डायोड, रिवर्स वोल्टेज में क्या होगा, रिलेटिवली कांस्टेंट हो जाता है ओवर ए वाइड रेंज ऑफ रिवर्स करंट। उसके अंदर से रिवर्स करंट कितना भी फ्लो करे लेकिन वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो जब इसके अंदर से करंट कुछ भी फ्लो हो जाए तो क्या एक्सेसिव करंट होगा, तो यहाँ पे ज़्यादा चला जाएगा, इसमें कांस्टेंट करंट होगा। कम करंट होगा तो इसके अंदर से कम हो जाएगा, ये सप्लाई दे देगा। मतलब करंट का वेरिएशन ये बर्दाश्त कर सकता है जीना डायोड, लेकिन लोड को नहीं जाने देगा, प्रॉब्लम नहीं करने देगा। तो क्या यहाँ बोल रहा है कि इसका वोल्टेज जो है रिलेटिवली कांस्टेंट रहता है ओवर अ वाइड रेंज ऑफ रिवर्स करंट फ्लोइंग थ्रू इट। दिस वोल्टेज क्लैंपिंग कैरेक्टरिस्टिक इज व्हाट प्रोवाइड्स द वोल्टेज रेगुलेशन। The Zener diode ensure that voltage across the load connected in parallel with its also maintain approximately VZ। मतलब ये समझता है अगर यहाँ VZ है तो मतलब इसके अक्रॉस भी VZ वोल्टेज कांस्टेंट तो रहेगा ना, क्योंकि ये Zener डायोड खुद में करंट ले सकता है, दे सकता है, कम या ज़्यादा कर सकता है, लेकिन वोल्टेज कांस्टेंट रखेगा। तो चूंकि वोल्टेज कांस्टेंट है पैरेलल में, तो लोड के अक्रॉस भी वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा। अब सीरीज रेसिस्टर्स का क्या रोल है, द सीरीज रेसिस्टर सर्व्स टू लिमिट द करंट फ्लोइंग थ्रू द जीनर डायोड। वो लिमिट करता है कि जीनर डायोड के अंदर कितना करंट फ्लो करेगा। एंड द लोड, इट ड्रॉप्स द एक्सेस वोल्टेज, इट ड्रॉप्स द एक्सेस वोल्टेज व्हेन द इनपुट वोल्टेज इज हायर देन VZ और व्हेन द लोड करंट चेंजेज। तो ये क्या करता है, वो उसको करंट को भी कंट्रोल करता है। इफ द इनपुट वोल्टेज इंक्रीजेज द करंट थ्रू RS एंड द जीनर डायोड ऑल्सो टेंड टू इंक्रीज। करंट क्या, इनपुट वोल्टेज बढ़ेगा तो RS के थ्रू भी करंट बढ़ेगा, जीनर डायोड का भी बढ़ेगा। हाउएवर द जीनर डायोड क्या करेगा, वोल्टेज जीनर डायोड का वोल्टेज तो कांस्टेंट रहेगा, तो वो कांस्टेंट रहेगा। सो द इंक्रीज्ड करंट इज एकोमोडेटेड बाय एन इंक्रीज इन द करंट थ्रू द जीनर डायोड। जीनर डायोड में करंट बढ़ जाएगा लेकिन उसका वोल्टेज, so the increased current is accommodated by an increase in the current through the Zener diode। Zener diode में करंट बढ़ जाएगा while the voltage across the load stay close to constant। वो VZ लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट ही रहेगा। सिमिलरली इफ द लोड करंट डिक्रीजेस, अगर लोड करंट डिक्रीज करता है, मोर करंट फ्लोज थ्रू द जीनर डायोड। अब जीनर डायोड में करंट ज्यादा फ्लो होगा, अगेन मेंटेन करेगा कांस्टेंट वोल्टेज अक्रॉस द बोथ। The value of RS is chosen to ensure that the Zener diode operates within its specified current range for all expected value। अच्छा, Zener RS का मेन रोल क्या है कि वो करंट को लिमिट करता है। अगर RS नहीं दोगे तो बहुत ज़्यादा करंट जाएगा जीनर डायोड। जीनर डायोड को भी तो एक लिमिट ही है ना करंट का, तो उसमें कितना करंट जा सकता है उसके लिए वही RS का रोल है। तो रोल ऑफ RS बेसिकली यही है, टू लिमिट द जीनर डायोड करंट, ठीक है। What are the limitation of a simple Zener diode voltage regulator? अब इसके कुछ limitations भी है, कुछ कमियां भी हैं, उसको देखते हैं। While simple and effective for many application, Zener diode voltage also have some limitations। क्या है, limited power handling। Zener diode have a power dissipation rating which limits the amount of current they can safely। अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे कि Zener diode का भी एक लिमिट है, वो उतना ही हैंडल कर सकता है। This restricts the amount of load current that can be regulated। मतलब कि एक लिमिटेड ही है कि इतना ही करंट को हैंडल कर सकता है, तो उसका लिमिटेशन है। पुअर एफिशिएंसी एट हाई इनपुट वोल्टेज, इफ द इनपुट वोल्टेज इज सिग्निफिकेंटली हाई देन जेनर वोल्टेज ए लार्ज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द सीरीज रेसिस्टर्स लीडिंग टू ए सिग्निफिकेंट। अब देखो क्या है कि पुअर एफिशिएंसी कैसे है कि ये क्या करता है कि जब आपके पास ज़्यादा वोल्टेज उधर से आ रहा है तो रेसिस्टेंस पे पूरा जो RS हमने लगाया वहाँ पे काफ़ी ड्रॉप हो जाएगा। पहली बात तो वहाँ से जो बचेगा वो जीनर डायोड खुद बोलेगा कि ठीक है बाकी करंट मैं ले लेता हूँ, तो लोड पे तो कम ही जाएगा। तो लोड ठीक है, हमको रेगुलेशन करना है, लेकिन क्या इस केस में तो बहुत लॉस हो रहा है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनपुट वोल्टेज था और वो इनपुट वोल्टेज को RS पे ड्रॉप कर दिया गया।
तो बहुत ज़्यादा इस पर इफिशियंसी इसकी पुअर होती है। आउटपुट वोल्टेज वेरिएशन विद लोड करंट, although the Zener diode maintains a relatively constant voltage, there is a small change in the Zener voltage and changes with the Zener current due to the non-ideal slope of breakdown characteristics. This can cause a slight difference, slight variables in the regulator. अभी क्या है कि हमने बोला कि नियरली या रिलेटिवली कांस्टेंट, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल कांस्टेंट है, थोड़ा बहुत वेरिएशन हो जाता है वोल्टेज में, वो भी इसकी एक नेगेटिविटी है। Poor regulation for large input voltage variation. For the very large changes in the input voltage, the Zener diode's ability to maintain a perfectly constant output voltage limited by its dynamic impedance in the breakdown region. मतलब बोलने का क्या मतलब है कि इसका रेगुलेशन, अगेन वही बात है कि अगर लार्ज इनपुट वोल्टेज हो तो इसका रेगुलेशन थोड़ा खराब होता है, ये इतना भी कांस्टेंट नहीं रह पाता है। No overload protection. A simple Zener voltage regulator typically does not have built-in protection against short circuit or excessive load current, which could potentially damage the Zener diode or other component. मतलब ये है कि इसमें कुछ सेफ्टी के लिए कुछ ऐसा नहीं लगा है कि हाँ यहाँ पे शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए ओवरलोड प्रोटेक्शन नहीं है कि ओवरलोड हो तो कनेक्शन कट जाए, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये इस पे सेफ्टी का प्रॉब्लम है और ज़्यादा करंट होने पे सारी जो कंपोनेंट्स है वो जल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ क्लिपिंग सर्किट लिमिटर एंड डिस्क्राइब हाउ इट कैन बी यूज टू मॉडिफाई। अब हम क्लिपर पे आ गए हैं। तो क्लिपिंग सर्किट क्या करता है, ऑल्सो नोन एज अ लिमिटर। ठीक है, इट इज अ सर्किट दैट रेस्ट्रिक्ट्स द एम्पलीट्यूड ऑफ वेवफॉर्म above or below a certain predetermined level. It effectively clips or removes the portion of input waveform that exceeds these threshold levels, allowing the rest of the waveform to pass through relatively undistorted. Clipping circuit typically use diode in combination with resistor and DC voltage sources bias voltage to define the clipping levels. By appropriately biasing the diodes, different portion of the input waveform can be suppressed. Clipping circuit are used in various applications such as protecting sensitive circuit from over voltage and shaping waveform and creating special signal effects. देखो क्या होता है क्लिपिंग सर्किट में, क्या है कि ये बेसिकली लिमिट करता है। अब जो हमारा आउटपुट है, ठीक है, अगर मान लो कि हमारा एक है, हमारा ये इस तरीके का एक इनपुट है, लेकिन अगर हमको इसको क्लिप करना है, हमको ऐसा करना है कि हमको ऐसा चाहिए या हमको ऐसा चाहिए कि पॉजिटिव में पूरा आए, नेगेटिव यहाँ क्लिप हो जाए। ठीक है, तो ये स्पेशली रिक्वायरमेंट्स के लिए वोल्टेज को क्लिप करता है, यही बेसिकली क्लिपर का फंक्शन है। ठीक है, अब क्लैंपिंग सर्किट भी है, क्लिपिंग भी है, क्लैंपिंग भी है। क्लैंपिंग सर्किट आल्सो नोन एज अ डीसी रिस्टोरर और डीसी लेवल शिफ्टर। इट इज डिजाइंड टू शिफ्ट द इंटायर वेवफॉर्म एंड एसी सिग्नल टू अ डिफरेंट डीसी voltage level without altering the shape of the waveform. Unlike the clipping circuit that removes the parts of a waveform, clamping circuit क्या करता है, add or subtract a DC component to the input signal. The primarily function is to ensure that either positive or negative peak of the output waveform is fixed at a specific DC level. और तो इसमें क्या है, देखो अभी क्लिपिंग का हम अलग हमने देखा, यहाँ इस तरीके का इनपुट का एक वेवफॉर्म है। ठीक है, क्लिपिंग में हमने देखा कि वो क्लिप कर रहा है, कहीं से काट कर रहा है, काट दे रहा है। क्लैंपिंग में क्या है कि जब उसको आप करोगे तो ये डीसी लेवल ही शिफ्ट हो जाएगा। चलो यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये यहाँ शिफ्ट हो गया, तो सेम वेवफॉर्म है वो कुछ ऐसा आ जाएगा। अभी देखो डिजाइन सेम है, इसका पैटर्न सेम है, लेकिन इसका डीसी लेवल शिफ्ट हो गया। अब इसका डीसी लेवल यहाँ आ गया, पहले उसका डीसी लेवल वहाँ था। तो ये काम है क्लैंपर का, ये क्लैंप करती है, उठा देती है। तो क्लैंपिंग सर्किट टिपिकली एम्प्लॉय एन कैपेसिटर, अ डायोड एंड ऑफन अ रेसिस्टर एंड मे आल्सो इंक्लूड इंडिपेंडेंट डीसी बायस वोल्टेज सोर्स टू अचीव द डिजायर्ड शिफ्ट। ये शिफ्टिंग करता है, लेवल शिफ्टर इसको बोलते हैं। द कैपेसिटर चार्जेस टू पीक वोल्टेज of the input signal during 1/2 cycle and this stored charge then acts to shift the entire waveform up or down voltage during the other half cycle. अभी देखो ये क्लिपिंग क्लैंपर को इसका बेसिक सर्किट क्या है, पूरा डिजाइन और ये सब हमने बहुत अच्छे से अपने लेक्चर में पढ़ा, जो हमारे रेगुलर लेक्चर से। अभी क्या है यहाँ कि हमने ऐसे क्वेश्चंस प्रोवाइड करा है जिसमें आपको इतना आंसर लिखना है। ठीक है, उसके हिसाब से ये सफिशियंट है। ओके, व्हाट आर
सम एप्लीकेशंस ऑफ क्लैंपिंग सर्किट। ठीक है, क्योंकि अब ये पॉसिबल तो नहीं है कि एक लेक्चर में, एक यूनिट में हम उस एक यूनिट के सारे कॉन्सेप्ट्स को पूरा समझ के कर ले, लेकिन ये क्या है, ब्रह्मास्त्र, मतलब अभी पढ़ो, समझो और डिलीवर करो एग्जाम में। ठीक है, तो ये पैटर्न, इसको भी हमको समझ के चलना पड़ेगा कि इसका पैटर्न ऐसा है कि हमको यहाँ से क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में देखना है, समझना है, प्लस याद भी करना है, इसको लिख के आना है। ठीक है, अब बेनिफिट क्या है जिन लोगों के साथ, जिन लोगों ने बहुत अच्छे से समझा हुआ है उनके साथ बेनिफिट है, क्योंकि जिन लोगों ने साल भर बहुत अच्छे से मेहनत की और बहुत अच्छे से समझा है, उनको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं अच्छे से। क्योंकि क्लैंपिंग सर्किट क्या है, क्लैंपिंग सर्किट इटसेल्फ 2-3 लेक्चर का है, क्लैंपर क्या है, तो उसको उनको वो सारे वेवफॉर्म सब अच्छे से समझ में आया हुआ, तो अभी वो देखेंगे तो उनको थोड़ा वहाँ बेनिफिट है कि उनको इजीली समझ में आके वो आगे निकल जा रहे हैं। लेकिन जो बिल्कुल भी कभी इसको नहीं देखे, तो उनके लिए यही एडवाइस है कि आप इसको समझे और प्लस याद करें और लिख के आए, ये इसका मोटो यही है। व्हाट आर सम एप्लीकेशंस ऑफ क्लैंपिंग सर्किट। ठीक है, व्हाट आर सम कुछ क्लैंपिंग सर्किट के एप्लीकेशंस यहाँ दिए हैं, जैसे डीसी रिस्टोरेशन वीडियो सिग्नल, तो वीडियो सिग्नल के डीसी रिस्टोरेशन में इसका यूज होता है। ठीक है, कंपोजिट वीडियो सिग्नल्स में अगर हमको कहीं पे लेवल शिफ्ट करना है, प्रोटेक्शन ऑफ सेंसिटिव सर्किट, कहीं सेंसिटिव सर्किट है, क्लैंपिंग सर्किट कैन लिमिट, अगर हमको चाहिए कि नहीं उससे ज़्यादा हमको नहीं चाहिए, ठीक है, तो वहाँ पे भी इसका यूज किया जाता है। क्लैंपिंग सर्किट कैन लिमिट द वोल्टेज स्विंग ऑफ ए सिग्नल, तो वो प्रिवेंट करता है उससे कि कोई मैक्सिमम रेंज ऑफ सेंसिटिव कंपोनेंट को उससे ज़्यादा बढ़ न जाए। वोल्टेज मल्टीप्लिकेशन, सम वोल्टेज मल्टीप्लायर यूज करता है कि अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वोल्टेज सिग्नल बढ़ेगा, वहाँ यूज है। बेस लाइन स्टेबलाइजेशन, ठीक है, लेवल शिफ्टिंग, लेवल शिफ्ट करना है, जनरेटिंग स्पेशल वेव फॉर्म कुछ बनाना है, तो वहाँ भी ये यूज होता है। एक्सप्लेन हाफ वेव वोल्टेज डबलर। अब वो हाफ वेव वोल्टेज डबलर क्या है कि हाफ वेव वोल्टेज डबलर कंसिस्ट ऑफ 2 डायोड एंड 2 कैपेसिटर कनेक्टेड इन ए मैनर एज शोन इन बिलो फिगर। तो इस तरीके से 2 हाफ वेव डबलर है, 2 कैपेसिटर, 2 डायोड है। अब इट विल बी शोन इन द पीक इनपुट एसी वोल्टेज Vs, द डीसी आउटपुट वोल्टेज विल बी 2 Vs प्रोवाइडेड द डायोड्स आर आइडियल। तो यहाँ पे जब आप क्या होगा, इसमें कैपेसिटर में भी ये चार्ज होता है, तो एक तो कैपेसिटर का होता है और प्लस जैसे पॉजिटिव हाफ साइकिल करोगे तो ये कैपेसिटर, तो एक डायोड का जो डायोड एक रिवर्स बायस है, तो ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर दोनों मिला के यहाँ जो मतलब सॉरी ये जो कैपेसिटर है वो Vs से चार्ज होता है, और यहाँ भी एक Vs वोल्टेज है, तो ये Vs मिलके आउटपुट पर 2 Vs आता है। ठीक है, और ये D1 D2 स्विचिंग के तौर पे काम करता है। सो इट विल बी शोन दैट इन पीक इनपुट वोल्टेज AC वोल्टेज इज Vs है और DC आउटपुट इसका आएगा 2 Vs प्रोवाइडेड डायोड्स आर आइडियल। डायोड बस आइडियल है, डायोड का कोई अपना रेसिस्टेंस नहीं है, वो स्विचिंग के लिए बस। द बेसिक आइडिया ऑफ वोल्टेज मल्टीप्लायर इज टू चार्ज ईच कैपेसिटर टू द पीक इनपुट वोल्टेज। जैसे मैंने आपको बोला कि ये चार्ज हो जाएगा, इसके पास Vs इसके पास भी आ जाएगा, एंड टू अरेंज द कैपेसिटर सो दैट देयर स्टोर्ड वोल्टेज विल बी ऐड। ऐसा इसको करना है कि ये जो वोल्टेज स्टोर कर रहा है ये ऐड होके यहाँ पे RL पे आए, तो ये मल्टीप्लायर भी हो जाता है, डबलर भी होता है। डबल है तो डबल है, और मल्टीप्लायर मतलब मोर देन डबलिंग भी हो सकता है, हमारे सिलेबस में डबलर है। अब देखो, ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ AC इनपुट वोल्टेज D1 इज फॉरवर्ड बायस एंड D2 इज रिवर्स बायस। ठीक है, तो ये तो D1 रिवर्स बायस में होगा, D1 फॉरवर्ड बायस में होगा और D2 रिवर्स बायस में। देयरफॉर डायोड D1 कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ शॉर्ट डायोड एंड D2 कैन बी ओपन। अभी यहाँ पे दिखाया कि D1 ये शॉर्ट हुआ, ये D2 ओपन हुआ, तो यहाँ पे C1 कितने से चार्ज हो जाएगा Vs, और C2 कितना भी चार्ज हो जाएगा, C2 विल बी इन द प्रोसेस ऑफ डिस्चार्जिंग थ्रू द RL। ठीक है, तो अभी C2 डिस्चार्ज होगा RL और ये अपना चार्ज हो रहा है पहले साइकिल में। ठीक है, अब दूसरे साइकिल में क्या होगा कि ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, देन पहले हमने नेगेटिव हाफ साइकिल डिस्कस किया इसमें, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या है कि अभी ये फॉरवर्ड बायस हो गया, ये रिवर्स बायस हो गया, इस तरीके का हो गया, तो ऐसा सर्किट बन गया। अब C1 चार्ज टू Vs, C1 तो ऑलरेडी Vs से चार्ज था, सोर्स वोल्टेज नाउ एक्ट एज ए सीरीज एडिंग वोल्टेज सोर्स, एंड C2 विल बी चार्ज टू द सम ऑफ द सीरीज पीक वोल्टेज दैट इज 2 Vs। अब ये भी चार्ज हो गया, ये भी चार्ज हो गया, दोनों के बीच मिलके हो गया 2 Vs, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 2 Vs, तो RL के क्रॉस आएगा 2 Vs। ठीक है,
when output DC when Vs returns to the original polarity negative half cycle D2 is again turned off, D2 again turned off हो जाएगा। तो D2 टर्न ऑफ होगा तो ओनली डिस्चार्ज पाथ अब C2 के लिए क्या रहेगा, जब D2 अगर बंद हो जाएगा तो C2 के लिए एक ही पाथ है, वो RL के थ्रू डिस्चार्ज करेगा। तो इस तरीके से 2Vs आएगा। बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि कैपेसिटर चार्ज होकर वोल्टेज को ऐड कर देता है, क्योंकि क्वेश्चन है कि भाई इनपुट तो आप Vs दे रहे हो, आउटपुट कैसे 2Vs आ रहा है, तो कैपेसिटर की वजह से कैपेसिटर चार्ज होगा और दूसरे साइकिल के लिए वेट करेगा। ठीक है, since C2 barely discharge between input cycle, the output waveform of the half wave voltage doubler closely resembles that of a filtered half wave rectifier. Below figure shows the input and output waveform for a half wave doubler. ठीक है, ये है इनपुट और आउटपुट, इस तरीके का आपको डबलर मिलेगा। देखो ये 2Vs आया, ये Vs आ रहा था, ये Vs था, ये 2Vs के बराबर है। ठीक है, ये 2Vs है। ठीक है, अब कुछ न्यूमेरिकल्स है वो हम देखते हैं। ठीक है, एन AC सप्लाई वोल्टेज, अब ये न्यूमेरिकल पूरे डायोड एप्लीकेशन से है, मल्टीपल जगहों से सिलेक्टेड है। ठीक है, एन AC सप्लाई ऑफ 230 वोल्ट इज अप्लाइड टू ए हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट थ्रू ए ट्रांसफॉर्मर ऑफ टर्न रेशियो। तो इसका एक प्राइमरी दिया 230 वोल्ट, टर्न रेशियो है 10:1। क्या क्या फाइंड करना है, द आउटपुट DC वोल्टेज एंड द पीक इनवर्स वोल्टेज। एज्यूम द डायोड टू बी आइडियल, डायोड आइडियल है मतलब कि डायोड का कोई वो सीधा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। प्राइमरी टू सेकेंड टर्न रेशियो क्या है, N1/N2। ठीक है, अब पहला इसमें क्या निकाला कि भाई 230 क्या है, प्राइमरी वोल्टेज है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला, 230 वोल्टेज यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, ओके, अब क्या है कि मैक्सिमम प्राइमरी वोल्टेज क्या होगा, तो मैक्सिमम 230 वोल्टेज यहाँ पे है, तो मैक्सिमम प्राइमरी वोल्टेज होगा चूंकि √2 VM होता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 325.3। अब मैक्सिमम सेकेंडरी वोल्टेज अगर हमको निकालना है तो वो सेकेंडरी वोल्टेज हम कैसे निकालेंगे, Im/π आएगा। ठीक है, VDC Im/π हम निकालना चाह रहे हैं कि यहाँ पे क्या वोल्टेज होगा इनटू RL। ठीक है, तो बेसिकली पहले हमको IDC निकालना पड़ेगा। ठीक है, सेकेंडरी के लिए पहले हम IDC निकालेंगे और IDC से RL में मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा। ठीक है, तो अब Im/π निकालने के लिए क्या हमको प्रॉब्लम है कि हमको सेकेंडरी वोल्टेज, अगर यहाँ पे हम सेकेंडरी वोल्टेज निकालें तो देखो टर्न रेशियो के हिसाब से अगर करें तो इसका V प्राइमरी और V सेकेंडरी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10:1। ठीक है, तो V सेकेंडरी V प्राइमरी के अपॉन हम यहाँ इसमें 10 कर देंगे तो ये क्या आएगा, 32.53 आएगा। अपॉन 10 तो ये आएगा 32.53। ठीक है, ओके, अब इसका DC निकाला तो Im हमको पता लग गया, तो क्योंकि ये जो जहाँ भी देता नहीं RMS वोल्टेज हमको दिया, तो मैक्सिमम निकालने के लिए मैंने √2 से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद हमने सेकेंडरी वोल्टेज निकाल लिया। अब हमने IDC हमको निकालना है तो इसके लिए Im/π करना है। अब Im के लिए हम Im/π करना है। ठीक है, तो Im/π इंटू RL और पाई क्या होता है, ये VSM/π होगा। ठीक है, सीधा तो VSM हमको निकाल लिया हमने सेकेंडरी और पाई से मल्टीप्लाई किया तो इतना 10.36 आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमने जो अभी निकाला वो 32.53 निकाला। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या था, आउटपुट DC वोल्टेज, तो आउटपुट DC वोल्टेज हमारा ये निकल गया। During the negative half cycle of AC supply, the diode is reverse bias and hence conduct no current. Therefore, maximum secondary voltage appears across the diode. मतलब जब सेकेंड पॉजिटिव नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा कि ये तो डायोड बंद होगा, तो जो पूरा का पूरा वोल्टेज है, सेकेंडरी वोल्टेज जो भी है 32.53, वो पूरा का पूरा यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ओके, दूसरा क्वेश्चन है, a half wave rectifier is used to supply 50 volt DC to a resistive load of 800 ohm. The diode has a resistance of 25 ohm.
ठीक है। सबसे पहले हाफ वेव रेक्टिफायर है यूज टू सप्लाई 50 वोल्ट डीसी, इसका 50 वोल्ट डीसी है, ठीक है ओके, टू ए रेसिस्टिव लोड ऑफ 800 ओम। द डायोड हैज ए रेसिस्टेंस ऑफ 25 ओम, कैलकुलेट द एसी वोल्टेज। तो सबसे पहले VDC हमको पता है कि 50 वोल्ट है, डायोड रेसिस्टेंस हमको पता है कि 25 ओम है, ठीक है, और लोड रेसिस्टेंस हमको कितना पता है कि 800 ओम है, ये भी हमको पता है, ठीक है। तो Vm बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ AC वोल्टेज रिक्वायर्ड, अगर Vm इसका मैक्सिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, तो Im क्या होगा, Vm अपॉन RF प्लस RL, ठीक है ओके। यहाँ पे थोड़ा सा ये टाइपिंग में प्रॉब्लम हो गया है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखो तो Im अपॉन पाई इंटू RDC, Im अपॉन पाई इंटू RDC करेंगे, ठीक है ना। तो Im अपॉन पाई इंटू RDC को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं ये 50 ओम अपॉन पाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ देखो Im यहाँ से क्या है, Im अपॉन पाई इंटू RDC इक्वल्स टू, एक्चुअली ये दो जगह का आ गया है, ये Im को आप ऐसा मानो, रुको मैं इसको एक्सप्लेन करके ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। ओके, ठीक है। तो यहाँ अगर देखो सीधा क्वेश्चन क्या समझना है कि Vm बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ AC वोल्टेज रिक्वायर्ड। हमारा क्वेश्चन क्या था कि हाफ वेव रेक्टिफायर यूज टू 50 वोल्ट DC टू ए रेसिस्टिव लोड ऑफ 800 ओम, ठीक है, डायोड का रेसिस्टेंस कितना है 25 ओम, कैलकुलेट द AC वोल्टेज रिक्वायर्ड। तो AC वोल्टेज हमको कितना रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो AC वोल्टेज हमको जो रिक्वायर्ड होगा, सबसे पहले कि कितना रिक्वायर्ड होगा, अगर यहाँ हम देखें तो ये 50 हमारा क्या है, 50 हमारा VDC है, तो ये VDC है, ठीक है। Vm हमको निकाल, Vm है कि हमको Vm कितना हमको निकलेगा, ठीक है, तो Vm के लिए हमको Vm बेसिकली यहाँ पे निकालना है, ठीक है। अब क्या है कि हमको पता है कि VDC के लिए Im अपन पाई इंटू RDC करते हैं, ठीक है, तो Im को हम क्या लिख सकते हैं, Im को हम क्या लिख सकते हैं, Vm अपॉन RF RL। तो हम यहाँ पे Vm लिखेंगे और प्लस RF प्लस RL लिखेंगे, और इंटू पाई में तो रहेगा ही, और इंटू यहाँ पे RDC रहेगा ही, तो RDC है यहाँ 800। अब यहाँ पे Vm अगर इधर कर दो, ठीक है, Vm अगर इधर कर दो तो ये क्या होगा, VDC, पहले तो VDC हो जाएगा, VDC ऊपर मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, RF प्लस RL इंटू पाई, ठीक है, और अपॉन 800, यही होगा ना, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, VDC का वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे 50, RF प्लस RL का कितना हुआ 825, तो ये दोनों मिला के 825, ठीक है, इंटू पाई, ठीक है, तो पाई का यहाँ पे वैल्यू क्या हो गया 3.14, अपॉन में कितना हो गया 800, यही वैल्यू निकल के आपको आया 162 वोल्ट। तो 162 वोल्ट आपको चाहिए कहाँ, मैक्सिमम वोल्टेज इनपुट साइड में, ठीक है ओके। फॉर द सर्किट शोन इन बिलो फिगर फाइंड आउटपुट वोल्टेज, फाइंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेसिस्टेंस एंड द करंट थ्रू जीना डायोड, ठीक है। तो ये एक आपका एक सर्किट है, इसमें आपको सारे पैरामीटर्स दिए हैं, उसके हिसाब से आपको निकालना क्या है, पहला आउटपुट वोल्टेज एंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस सीरीज रेसिस्टेंस, यहाँ पे कितना होगा VZ कितना है वो VZ निकालना है, एंड द करंट थ्रू जीना डायोड मतलब IZ निकालना है, ठीक है। अगर हम जीना डायोड को रिमूव करेंगे तो ऐसा कुछ हमें इसको दिख जाएगा, ठीक है। द वोल्टेज अक्रॉस द ओपन सर्किट इज गिवन बाय, अब ओपन सर्किट में कितना वोल्टेज होगा, ठीक है, तो RL इंटू R प्लस RL क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या वोल्टेज है 5 और प्लस यहाँ पे क्या वोल्टेज है 10, तो 5 10 15 ओम हो गया, ठीक है,
RL के क्रॉस निकालना है तो RL दिया, मेन वोल्टेज कितना है 120 दिया, तो इसके क्रॉस तो वोल्टेज हमको निकल गया कि 80 वोल्ट हो गया, ठीक है। सिंस द वोल्टेज अक्रॉस जीना डायोड इज ग्रेटर देन VZ, अब हमको जीना डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो जीना डायोड का वोल्टेज कितना 50, मतलब क्या है कि ब्रेकडाउन होगा, मतलब ऑन स्टेट में रहेगा, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं रिप्रेजेंटेड बाय ए बैटरी ऑफ 50 वोल्ट एज शोन इन रेफरिंग टू द अबव फिगर, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज हमारा VZ कितना 50 वोल्ट निकला, वोल्टेज अक्रॉस R हमने अभी निकाला, ठीक है, वो इनपुट वोल्टेज था, वहाँ से VZ निकाला मतलब 70 वोल्ट। तो पहले हम चेक कर रहे थे बेसिकली कि जीना डायोड ऑन है कि ऑफ है, हमको पता लगा कि भाई 80 वोल्ट आ रहा है, उसको 85 वोल्ट चाहिए तो ऑन है। अब 120 माइनस 50 वोल्ट किया तो 70 वोल्ट आ गया, ठीक है। लोड करंट निकाला IL VZ अपॉन RL, तो VZ हमारे पास है, RL है, निकल गया। करंट थ्रू R है, हमारे पास वोल्टेज है और सीरीज रेसिस्टेंस का वैल्यू है तो निकल गया। किरचॉफ्स लॉ किया तो I प्लस IL IZ दोनों करेंगे तो जीनर करंट बेसिकली हमको मिल गया 9 मिली एम्पियर, ठीक है। फॉर द सर्किट शोन इन बिलो फिगर फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ जीनर डायोड करंट। फिर से एक उसी टाइप का डायग्राम आया कि 80 से 120 वोल्ट तक होता है, तो इसमें भी हम चेक कर लेंगे कि हाँ द फर्स्ट स्टेप इज टू डिटरमाइन द स्टेट ऑफ द जीनर डायोड ऑन है कि नहीं। इट इज इजी टू सी दैट द गिवन रेंज ऑफ वोल्टेज 80 टू 120 वोल्ट, द वोल्टेज अक्रॉस जीनर यहाँ पे 50 वोल्ट चाहिए, ये दे रहा है 80 से 120 वोल्ट, hence the Zener diode will be in on state। पहले तो ये पता लग गया। Consequently it can be replaced by a battery of 50 volt as shown in below figure, ठीक है। तो क्या है कि यहाँ पे मैक्सिमम जीनर करंट, द जीनर करंट विल कंडक्ट, मैक्सिमम करंट कब होगा जब इनपुट वोल्टेज मैक्सिमम होगा, 120 पे ही मैक्सिमम करंट आएगा ना, तो अगर उसके क्रॉस हम उसके हिसाब से निकाले तो वोल्टेज अक्रॉस 5 किलो ओम कितना आएगा 120 वोल्ट माइनस 50, क्योंकि 50 यहाँ ड्रॉप हो गया 70 वोल्ट। अब करंट थ्रू 5 किलो ओम कितना निकला 70 बटा में 5 किलो ओम, ठीक है, तो 14 मिली एम्पियर आया। देखो ये जो इस यहाँ जो वोल्टेज इफेक्टिव वोल्टेज यहाँ आएगा ये दोनों के बीच का, ऊपर से इसने निकाला, उसमें 5 से डिवाइड कर दिया तो 14 मिली एम्पियर आ गया। लोड करंट निकाल रहे हैं, वोल्टेज तो लोड के क्रॉस 50 वोल्ट है, उसका 10 किलो ओम है तो 5 मिली एम्पियर है 14। किरचॉफ्स लॉ लगाया तो IL प्लस IZ करके टोटल होना चाहिए, हमको IZ निकालना है, तो 14 पूरा था, 5 इसने लिया, मतलब 9 मिली एम्पियर इसको लिया। मैक्सिमम जीनर करंट, द जीनर विल कंडक्ट मैक्सिमम करंट व्हेन द इनपुट वोल्टेज इज मिनिमम 80 वोल्ट। अब मिनिमम के लिए 80 वोल्ट, क्योंकि 120/80 यहाँ पे लिखा हुआ था, 120 से 80 इसका रेंज है, तो 80 वोल्ट होगा तब इसका मिनिमम होगा, ठीक है। तो 80 वोल्ट के केस अगर देखें तो हम सीरीज रेसिस्टेंस के क्रॉस निकालेंगे वोल्टेज तो 30 वोल्ट आएगा, उसको यहाँ पे 6 मिली एम्पियर कर दिया। अब लोड करंट तो हमारा फिक्स है कि हाँ लोड करंट IL 5 एम्पियर है, तो 5 मिली एम्पियर रहेगा, 6 में से 1 करेंगे तो 1 मिली एम्पियर जीनर के केस में जाएगा, क्योंकि उसको तो सेम ही करंट चाहिए ना, वहाँ तो फिक्स करंट है, तभी तो वहाँ सेम वोल्टेज होगा, कॉन्स्टेंट वोल्टेज होगा, ठीक है। A 7.2 volt Zener is used in circuits shown in the below figure and the load current is to vary from 12 to 100 milliampere, ठीक है। Find the value of series resistance R to maintain a value of 7.2 voltage across the load, ठीक है। The input voltage is constant at 12 volt and minimum Zener current is 10 milliampere। अब देखो इसमें minimum Zener current भी दे दिया है, ठीक है। EI इसका 12 वोल्ट है, VZ इसका 7.2 वोल्ट है, ठीक है। VZ भी यहाँ पे दिया हुआ है 7.2 वोल्ट है। अगर हम R निकालें, ठीक है, R की अगर हम वैल्यू, यहाँ पे R ही नहीं दिया हुआ है, तो क्या होगा ये दोनों वोल्टेज को अगर हम करें तो 12 वोल्ट माइनस हमारा जो E0 वोल्टेज, मतलब यहाँ अगर बेसिकली देखें तो इसके बराबर ही है IZ प्लस IL, मतलब टोटल करंट जो इसके क्रॉस रेसिस्टेंस निकालेंगे तो ये करंट I क्या है IZ प्लस IL है, तो अगर हमको इसके क्रॉस निकालना है तो हमको क्या एक इसके क्रॉस का वोल्टेज चाहिए, मतलब VR चाहिए, और प्लस टोटल करंट चाहिए। VR क्या हो जाएगा अगर पूरा वोल्टेज निकालो तो EI माइनस E0 ये है, और करंट देखे टोटल I का वैल्यू क्या होगा IL प्लस IZ होगा, जितना IL और IZ का दोनों का सम होगा वो जाके होगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर हम निकाले EI 12 वोल्ट है, ये हमारा 7.2 वोल्ट है, तो वोल्टेज कितना निकल गया 4.8 वोल्ट। एज द लोड करंट चेंजेस फ्रॉम 12 टू 100 में, अब हमको लोड करंट, 2 लोड करंट है इसमें, तो मिनिमम जीनर करंट क्या होगा जब लोड करंट मैक्सिमम रहेगा,
तो उस टाइम पे जब हम R निकालेंगे, R की वैल्यू, तो क्या ये हमको से 4.8 वोल्ट तो हमको आ ही गया। उस टाइम IZ मीन रहेगा तो IL मैक्स रहेगा, तो उस केस में हमको 43.5 मिली ओम पाया। If R is 43.5 milliohm inserted in the circuit, the output voltage will remain constant over voltage regulation range. As the load current IL decreases, the zener current IZ will increase to such a value that IZ plus IL is equal to 110 milliampere. Note that if load resistance is open circuit, then IL equals to 0. देखो मतलब बात क्या है कि मैं क्वेश्चन क्या था कि किस R की किस वैल्यू के लिए द इनपुट वोल्टेज इज कांस्टेंट। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ सीरीज रेसिस्टेंस R टू मेंटेन ए वोल्टेज ऑफ 7.2 वोल्ट अक्रॉस द लोड। मतलब R के किस वैल्यू के लिए ये कांस्टेंट चाहिए था, ठीक है, ये बेसिकली हमारा क्वेश्चन था। तो R की अगर ये वैल्यू होगी तो ये इसके हिसाब से इसको कांस्टेंट रखेगा, ठीक है। तो बच्चों यही था ब्रह्मास्त्र में। थोड़े क्वेश्चंस हमारे पास ज़्यादा हैं, लेकिन अगर इसको हम पूरे क्वेश्चंस को अगर हम कवर कर ले और अच्छे से याद कर ले तो निश्चित रूप से आप अच्छा एग्जाम में लिख के आ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ओके। परीक्षा की तैयारी अच्छे से कीजिए, अपना ध्यान रखिए, माता पिता का ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।